बेसिक। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट, जिसमें मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग तो शेयर करूंगी ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसे पर्सनल हैक्स शेयर करूंगी जो कि मेरे लिए बड़े हेल्पफुल हैं और यकीनन आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन को और आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज्यादा सिंपल और आसान बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं जब कभी शॉपिंग के लिए आऊँ तो आते ही मीट का ऑर्डर कर देती हूँ। आज कुछ रश कम था तो फौरी ही उन्होंने काट कर दे दिया था। अदरवाइज ये होता है कि ग्रोसरी के शॉपिंग करने के बाद एंड पर अपना मीट का कटिंग वाला ऑर्डर रिसीव कर लेती हूँ। तो उसके साथ ही सीजनल फ्रूट्स जो कि अवेलेबल होते हैं और स्पेशली जो डिस्काउंट पर अवेलेबल होते हैं, मैं उन्हीं को प्रेफर कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी ह्यूज वेराइटी आपको मिल जाती है। एक ही किस्म की चीज की वेराइटी इतनी होती है, प्राइस वेरी करती हैं, तो बेहतर होता है कि आप प्राइस चेक करते हुए आप चीजों को लें। अगर ऑरेंज ले रहे हैं या एप्पल ले रहे हैं, उसमें भी आपको जो रीजनेबल लगते हैं, जो सूटेबल लगते हैं वही लें। और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स लेनी थी मुझे, जो कि मेरे हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर यूज होने वाली थी। नॉर्मली वेजिटेबल्स जो आपको सीजनल मिल रही हो उन्हीं को लिया जाए तो बेहतर होता है। एक तो आप सीजनल चीज को एंजॉय करते हैं, दूसरा फ्रेश होता है, और तीसरा आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल और रीजनेबल रहता है। और जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आते हैं तो सबसे बेहतरीन टिप ये होती है कि आप अपनी चीजों की लिस्ट बनाकर ले आएं जो आपके किचन में आउट ऑफ स्टॉक हैं या कम रह गई हैं। सिर्फ वही चीजें अगर आप लें तो आपका बजट बहुत ज्यादा मुनासिब रहता है, विद इन लिमिट रहता है सब कुछ। तो मैं मोस्टली यही होता है कि पेपर पर पेन डाउन करने के बजाय उन चीज़ों को मोबाइल पर ही नोट कर लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल आपका हमेशा साथ होता है तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। और वेजिटेबल्स लेते हुए इस बात का स्पेशली ख्याल रखें कि ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स लें, और जो नई वेजिटेबल्स आई होती हैं सीजन की उनको जरूर लें, क्योंकि आउट ऑफ सीजन की यहाँ पर सब चीजें तो मिल जाती हैं लेकिन वो उतनी फ्रेश नहीं होती, और बेहतर होता है कि आप सीजनल और फ्रेश चीजें ही लें। और उसके साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ली थी जो कि खत्म हो गई थी, और जो चीजें मुझे डील पर डबल पैकिंग में मिल रही हूँ मैं उन्हीं को प्रेफर कर रही होती हूँ, ताकि उस पर एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये जनाब मेरी ग्रोसरीज तो कंप्लीट हो गई थी। अब मेन टास्क था कि घर आकर ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज करने का, जो कि एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, और इसकी मैं आज आपको बहुत सिंपल और इजी सी टिप्स दूंगी जो कि लाइफ चेंजिंग हैं। मेरे लिए बहुत आसानी रही है। सबसे पहले तो ये होता है कि ग्रोसरीज जैसे ही मैं करके आती हूँ तो मैं मीट वाली चीजें, जो फ्रीजर वाली चीजें हैं, उन्हें फौरी तौर पर रखती हूँ ताकि बाकी चीजें ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्हें वॉश करके रखा जा सके। और साथ में ही सारी चीजों को एक दफा लिस्ट से टैली कर लेती हूँ। अगरचे गलती का चांस नहीं होता लेकिन थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। और ग्रोसरीज के लिए जब कभी जाएं तो पहले बेस्ट टिप यही है कि आप अपनी फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन करके जाएं, स्पेस बनाकर जाएं, और जिन कैबिनेट्स में मेरी चीजें होती हैं उन चीजों को मैं एक दफा ऑर्गेनाइज करके साफ करके जाती हूँ, ताकि एक अच्छी स्पेस हो, आते ही चीजें रखने में आसानी हो, ना कि शॉपिंग से थके हुए आकर कैबिनेट साफ करने लग जाएं। और ये तो था फेस वॉश जो मैंने अब ट्राई किया था, एक डील पर लिया था तो बहुत अच्छा रहा था। अगर आप लिस्ट बनाकर हर चीज़ों को चेक करके उस हिसाब से ग्रोसरीज की शॉपिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके बजट पर कोई खास असर पड़ता है इसका। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती लेने वाली, तो इस तरह से आपकी मंथली ग्रोसरीज भी बहुत ज़्यादा आपकी पॉकेट पर इफेक्ट नहीं करती। तो मैंने जो ज़रूरी काम की चीज़ें थी वही ली थी, और ये कुछ डायपर्स लिए थे अपनी बेटी के लिए, और ये तो किचन टॉवल्स जिनके बगैर मेरा ख्याल है कि फीमेल्स का काम किचन में पॉसिबल ही नहीं है। इतना यूज़ होते हैं, मैं तो बाज़ों का दुआएं देती हूँ टिश्यू बनाने वाले और नैपकिन बनाने वाले कंपनीज को। तो खैर उसके बाद चीजें जहां जहां रखने वाली थी वो मैंने वहां रखी, और एक्स्ट्रा वाली चीजों के लिए मेरा एक कैबिनेट है जहां पर मैं अपनी चीजें स्टॉक करती हूँ। तो खैर सारी चीजें एक्स्ट्रा वाली वहां पर रखी, और उसके साथ ही जिन बॉटल्स को रिफिल करना था उनको किया, जैसे कि डिश वॉश को मैं अब कर रही थी। अगर आप भी अपना किचन क्लटर फ्री रखना चाहते हैं तो आपको एक कॉर्नर या एक ड्रॉर या एक कैबिनेट ऐसा फिक्स कर लेना चाहिए जहां पर आप अपनी एक्स्ट्रा आइटम्स को रख सकें। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप
बर्तन धोने वाला स्पंज टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। इस दफा मेरा पुराना काफी हो गया था। अगर आपका स्पंज ही साफ नहीं होगा तो आपके बर्तन तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं धुल सकते। और साथ ही मैंने ऑयल बॉटल्स को भी रिफिल कर लिया था। ऑयल बॉटल्स को रिफिल करने के बाद मैं इनको एक दफा अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर ही रखती हूँ, ताकि इन पर किसी किस्म की चिकनाई ना हो। अच्छा, मोस्टली फीमेल्स की शिकायत होती है कि घर के काम खत्म नहीं होते या किचन के काम खत्म नहीं होते। मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको टाइम टू टाइम मैनेज करते रहें, साथ साथ चीज़ों को क्लटर फ्री करते रहें और साथ साथ ही यूज़ करने वाली चीज़ों को साफ सुथरा करके रखेंगे, तो आपका काम, आपकी डीप क्लीनिंग के काम कभी भी नहीं बनते। आपके काम टाइम के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और ये आदतें ही होती हैं फीमेल्स की, जो उनके काम को या तो बढ़ा देती हैं या बहुत कम कर देती हैं। और स्मार्टली कामों को मैनेज करना ही आपके घर को चमका देता है। तो जैसे ये मेरे स्पाइस जार्स हैं, इनको मैंने लेबल करके रखा है। पहले मैं इनको अपर कैबिनेट में रखती थी तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी क्लटर्ड सी हो जाती थी। फिर मैंने एक ड्रॉर उसके लिए स्पेसिफाइड किया, इन पर टाइटल लगाए ताकि ड्रॉर खुलते ही मुझे सबसे पहले उनका पता चल जाए, बजाय एक एक बॉक्स निकाल कर उनको चेक करती फिरूं। तो इस तरीके से आप ही ये सस्ते से स्टिकर मिल जाते हैं, उनके साथ वाइट पेंसिल भी मिल जाती है और बहुत ही चीप प्राइस में ये चीजें मिल जाती हैं, जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देती हैं और आपकी चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज कर देती हैं। और स्पाइस ड्रॉर को भी मैं जाते हुए एक दफा अच्छे से क्लीन करके गई थी, ताकि कोई मसाला, कहीं पर कोई चीज जरा गिर जाता है तो वो भी साफ सुथरा रहे। वैसे तो ये रूटीन की क्लीनिंग होती ही है, लेकिन ग्रोसरीज जाने से पहले मैं एक दिन पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। उससे मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और आप भी इस टिप को फॉलो करके देखिएगा, यकीनन आपके लिए चीजें फाइंड आउट करना और क्लटर फ्री रखना ड्रॉर्स को बहुत आसान हो जाएगा। और नॉर्मली घरों में स्पाइसेस वाले कैबिनेट ही सबसे ज्यादा क्लटर्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक ड्रॉर में इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है, जबकि दालें मैंने कैबिनेट में रखी होती हैं और बड़े जार। तो उसके साथ ही शुगर पॉट मैंने फिल कर लिया था, लेकिन ये मेरा यूज नहीं होता। महीनों ये शुगर ऐसे ही रहती है, ये किसी गेस्ट वगैरह के लिए ही मोस्टली यूज होती है। तो खैर ये चीजें, बटर बॉक्स आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने टीमू से लिया था, बहुत ही रीजनेबल था और क्वालिटी वाइज आउटस्टैंडिंग था। तो इसमें मैं अपना बटर रखती हूँ। अगर आप वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उन्हें बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी एक तो खराब नहीं होंगी, दूसरा आपके लिए चीजों को इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा, और तीसरा ये है कि आपकी फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज रहेगी। और फ्रिज में ये छोटे छोटे बॉक्सेस ही होते हैं जो आपकी फ्रिज को बहुत ऑर्गेनाइज और स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपकी फ्रिज में चीजें ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। टोमेटोज को मैंने वॉश नहीं किया था, उसी तरीके से स्टोरेज बॉक्स में पैक करके रख दिया था। और इसी तरह से कुकम्बर को भी मैंने ड्राई करके बॉक्स में डालकर रख दिया था, जो कि इजी टू यूज है। और इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस यूज करके आप अपनी फ्रिज को बहुत ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और चीजें देर तक स्टोर रहती हैं और खराब नहीं होती। तो ये बॉक्सेस भी मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किए थे, इससे पहले मेरे पास दूसरे थे। तो ये वाले रिसेंट मुझे टीमो की तरफ से गिफ्ट मिले थे। तो इस तरह से स्टोरेज ऑर्गेनाइजर मैं फ्रिज में रखती हूँ फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फ्रूट्स भी मैं बगैर वॉश किए ही रख देती हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे वॉश करके ड्राई करके रखना चाहते हैं या डायरेक्टली। ये है कि यूज करते हुए मैं उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से फ्रूट्स अगर शॉपर के बजाय अगर आप किसी ऑर्गेनाइजर में या फ्लैट बास्केट में रख लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ यूज भी हो जाते हैं और आपकी नजरों के सामने चीज रहती है कि आपने कौन सी चीज है जिसको यूज पहले करना है। और जो वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम आपकी कम यूज होनी है या फौरी तौर पर नहीं यूज होनी है, उन्हें मैं क्लिंग रैप में अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद रैप करके रख लेती हूँ स्टोरेज बास्केट में या रैक में, ताकि वो एक तो खराब नहीं होगी और दूसरा देर तक आपकी तकरीबन 10 से 15 दिन आराम से अच्छी और फ्रेश रहती हैं। इस तरह से चीजें आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा, तो फ्रिज ऑर्गेनाइज लगेगी, दूसरा आपकी वेजिटेबल्स देर तक फ्रेश रहेंगी। तो इसी तरह से मैं लुटस या कैप्सिकम वगैरह जो भी लाऊं या कैबेज लाती हूँ तो उनको अच्छे तरीके से क्लिंग शीट के साथ रैप करके रख लेती हूँ ऑर्गेनाइजर में। इस तरह से मेरी फ्रिज एक तो ऑर्गेनाइज रहती है। आप भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक्सपेंसिव रैक्स लें या एक्सपेंसिव बास्केट, जो आपके घर पर अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करें और चीजों को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहती है। और ग्रीन चिलीज को मैं उनकी इस तरह से डंडियां उतारते हुए टिश्यू में रैप करते हुए किसी बॉक्स में डाल लेती हूँ। एक तो आपकी ये चीजें बड़ी फ्रेश रहती हैं, खराब नहीं होती, और दूसरा ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपकी चीजों को देर तक बिल्कुल फ्रेश रखती हैं। और सेम तरीके से ही हरा धनिया या पुदीना भी आप स्टोर कर सकते हैं और बहुत दिनों तक, मैक्सिमम 10 to 15 डेज तक आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है, अगर आप उसको टिश्यू पेपर या किचन टॉवल में अच्छे तरीके से रैप करने के बाद किसी बॉक्स में डालकर रख देते हैं। हाँ, ये है कि आपको 5 to 6 डेज के बाद इसका नैपकिन या टिश्यू चेंज करना होता है।
नाउ यू कैन सी कि मेरा फ्रिज कितना ऑर्गेनाइज लग रहा था और अच्छी खासी स्पेस थी इस सब को स्टोर करने के बाद भी। और अब बारी थी मीट को सेव करने की, जो कि मैंने फ्रीजर में आते ही रख दिया था। तो उसमें मैं मटन, बीफ या चिकन जो भी लाई थी उसको मैंने वॉश करके पैकेट्स बना लिए थे। नॉर्मली मैं जिपलॉक बैग्स में डालकर रखती हूँ जितना जितना पोर्शन मुझे रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आज मेरे वो खत्म हुए थे तो मैंने उनको शॉपर में डालकर बॉक्स में रख दिया था और इसी तरीके से बॉक्स को उठाकर फ्रीजर में रख दिया था। इस तरह से बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपका फ्रीजर भी बड़ा स्पेशियस रहता है। और उसके बाद अनियंस वगैरह को एक रैक में नॉर्मली हम बाहर ही रखते हैं, तो वहां पर रख दिया था। उनके एक्स्ट्रा छिलके साफ करने के बाद, इस चीजें छोटी छोटी ही होती हैं जिन पर आपको लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनको साथ ही साफ सुथरा करके समेट लेते हो तो बहुत आसानी रहती है। तो अब जबकि मेरी सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, ग्रोसरीज, मीट, फ्रूट, सब कुछ स्पाइसेस वगैरह रख ली थी, तो अब बारी थी वेजिटेबल्स की। और हफ्ते में मैं 2 से 3 ही वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। इस दफा मेरा प्लान था कि मैं बिटर गॉड यानी कि करेले मस्त लेकर जाऊँ। तो करेलों के लिए मैं यही करती होती हूँ कि जब ले आऊँ तो फौरी तौर पर उन्हें छील कर उनको वॉश करके या फ्राई करके स्टोर कर लिया करूँ। और मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी एक टिप शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। नॉर्मली लोगों के बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं या उनको बहुत ज्यादा उन्हें रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है। तो मैं आज आपके साथ एक तो बहुत सिंपल सी टिप शेयर करूंगी कि करेलों को अच्छे से छील कर आप उसको नमक लगाकर 5-10 मिनट के लिए रख दें। जब तक मैंने भी अपना पालक का कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और मैं ग्रोसरीज करने जाऊं और पालक ना लेके आऊं, हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि आपकी एक हेल्दीएस्ट वेजिटेबल है कि और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, चाहे वो मीट के साथ बनाई जाए कॉम्बिनेशन में या पोटैटोज के साथ। तो खैर मैं उसको भी अच्छे तरीके से काट कर धो लेती हूँ। और यहाँ पर पालक में ये होता है कि आपके रेत बहुत होती है, उसका भी एक सिंपल सा आपके साथ हैक शेयर करूंगी कि आप इसको खुले पानी में धोएं तो सारी रेत नीचे बैठ जाती है बजाय किसी बास्केट में डालकर धोने के। तो खैर मैंने पालक को अच्छे तरीके से इस तरह से काट कर एक बास्केट में डाल लिया था। बज़ाहिर देखने में ये सारे काम बड़े ही टाइम टेकिंग लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप टाइम पर इन सारी चीज़ों को, ऑलरेडी स्टोर चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा दिल से दुआएं निकल रही होती हैं अपनी ही ज़ात के लिए कि बहुत अच्छा किया था कि टाइम पर ही सेव कर ली थी। और इस तरह से ये होता है कि आपकी वेजिटेबल्स बड़ी फ्रेश रहती हैं। अगर तो आप इस तरह से चाहें तो अपनी वेजिटेबल्स को काट कर एयर टाइट बैग में या किसी बॉक्स में डालकर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको एक ही दफ़ा सारा काम निपटा कर रखूँ। एक तो ये वर्किंग वुमेन के लिए बड़ी अच्छी टिप है कि वो इस तरीके से अगर चीज़ों को स्टोर करके रख लेती हैं तो खाना बनाना उनके लिए बड़ा आसान होता है। तो मैंने पालक को अच्छे तरीके से धो लिया था, खुले पानी में से 2 से 3 दफ़ा निकाल लिया था और मेरा इरादा था कि इसको बॉयल करके एक दफ़ा ब्लेंड करके ही स्टोर करूं, ताकि जब बनाऊं तो सिर्फ मसाला भूनकर इसके अंदर पालक डाल दी जाए और बड़ा आसान हो जाता है ये सारे काम करना। और इस तरह से आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। नॉर्मली 2 से 4 दिन में सब्ज़ी वैसे ही बड़ी मुरझा सी जाती है। तो खैर मैंने इसको धोकर अच्छे तरीके से ड्राई होने के लिए साइड पर रख दिया था। और अब बारी थी करेलों की। करेलों को आपने हल्के हाथों से मसल के वॉश कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना, बस हल्के हाथों से जिस तरह से उस पर नमक लगा था उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ करेलों को वॉश करने की या करेले बनाने की, तो यकीनन आप बड़ी ही दुआएं देंगे इसको फॉलो करने के बाद। करेलों को इस तरह से धोने के बाद ना आप इसको उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल दे लें। पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट। जब ये बॉयल आ जाए तो उसको स्ट्रेन कर लें और ठंडा होने पे अच्छे तरीके से किसी कपड़े के साथ जिस तरह से हम निचोड़ते हैं अच्छे तरीके से उसका निचोड़ लें और इनकी सारी करवाहट चली जाएगी। और उसके बाद अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको फौरी तौर पर फ्राई करके ही फ्रीज करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर आप इसको वैसे ही स्टोर करना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा रहेगा, बाद में टाइम पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो खैर मैंने पालक को एक साइड पर बॉयल कर लिया था, इस तरह से करेले फ्राई करके बॉक्स में डाल लिए थे। और पालक को बॉयल करने के बाद मैंने इसे चॉपर में हल्का सा ब्लेंड कर लिया था ताकि ये बहुत अच्छे से घुल जाए। छोटे छोटे काम जो बज़ाहिर हमें बहुत बड़े लग रहे होते हैं रूटीन में, ये अगर आप टाइमली कर लेते हैं इस तरीके से तो यकीनन लाइफ बहुत आसान हो जाती है और बहुत आसानी हो जाती है पूरा हफ्ता खाना बनाने में। तो ये तो था मेरा ग्रोसरी शॉपिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड किचन हैक्स। होपिंग आपको पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर अपनी रूटीन शेयर करिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।